हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की हमारी आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर 5th बी। लास्ट क्लास में हम 5th ए पढ़ चुके थे जिसमें हमने सेक्शन 22 ए से लेकर 22 सी तक बात करी थी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 22 डी टू 22 जी तक, यानी कि 4 सेक्शन हम इसमें पढ़ने वाले हैं। 22 डी, 22 ई, 22 एफ एंड 22 जी। ठीक है। सेक्शन जो आपका ये जो 22 डी से लेकर जी तक, ये चैप्टर 5 बी में आता है। लास्ट में क्लास में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 5 ए एंड चैप्टर 5 बी, ये दोनों ही चैप्टर्स जो है वो आपके राजस्थान रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 2017 के द्वारा इस अधिनियम में डाले गए हैं। तो 2017 में संशोधन हुआ था, इसके बाद ये 2 चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर हम आज कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर जो चैप्टर 5th बी आज हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड करता है। रेंट अथॉरिटी को लेकर, रेंट और जैसे रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ये बात करता है कुछ परिस्थितियों में किराए के पुनरीक्षण के बारे में। ये चैप्टर बात करता है रेंट अथॉरिटी के समक्ष जब 22 डी में पिटीशन दायर की जाएगी तो रेंट अथॉरिटी सारे के सारे रिवाइज्ड रेंट को, जो भी चार्जेस है, अदर चार्जेस है, उनको फिक्स करेगा। साथ में वो डेट भी फिक्स करेगा जब से ये पे किए जाने हैं टीनेट के द्वारा। फिर बात करेंगे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि प्रतिभूति निक्षेप के बारे में। ठीक है, यानी कि जैसे लाइक एडवांस किराए के बारे में, इस तरह से। फिर बात करेंगे 22 जी, जिसमें हम पढ़ेंगे डिपोजिटिंग ऑफ रेंट टू द रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ परिस्थितियों में किराया जो है वो किराया प्राधिकारी को जमा करवाया जाना। तो इस तरह से हम लोग इन चारों ही सेक्शंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं सेक्शन 22 डी। सेक्शन 22 बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। रिवीजन ऑफ रेंट के बारे में, किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये? रिवीजन ऑफ रेंट यानी कि किराए का पुनरीक्षण। आप लोगों ने किराए के पुनरीक्षण के संबंध में इस अधिनियम में पहले भी कहीं पढ़ा है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। कहाँ पढ़ा था? सेक्शन पर, और 6 और 7 में हमने पढ़ा था। वो भी किराए के पुनरीक्षण की बात कर रहे थे ना। ठीक है, लेकिन वो किराए का पुनरीक्षण और यहाँ पर जो सेक्शन 22 डी जो रिवीजन ऑफ रेंट की बात कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है। पहले भी मैंने जब आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट जब एक्ट को शुरू करा था तब पढ़ाया था, तब मैंने डिफरेंस आपको वैसे भी ओरली बताया था, और आज फिर मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 6 और 7 जिस रिवीजन ऑफ रेंट यानी कि किराए के पुनरीक्षण की बात कर रहा था, वो था वार्षिक किराए का की बढ़ोतरी के संबंध में, कि प्रत्येक वर्ष किराया बढ़ाया जाएगा। पढ़ा था ना हमने, और कि 10 साल में एक्यूमुलेट कर लिया जाएगा, ये वो वाला चीज था। यहाँ पर जो सेक्शन 22 डी बात कर रहा है जिस रिवीजन ऑफ रेंट की, वो है कि यदि परिसर को किराए पर दिए जाने के बाद मकान मालिक किराएदार की सहमति से उस परिसर में किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट करवाता है, एडिशन करवाता है या स्ट्रक्चरल अल्टरेशन करवाता है, कोई भी मूलभूत परिवर्तन वो करवाता है उस परिसर में, तो क्या कर सकेगा? वो किराए की को बढ़ा सकेगा। तो ये यहाँ पर इस तरह की किराए की वृद्धि है, तो किराए का पुनरीक्षण होगा क्योंकि किराया बढ़ेगा। समझ में आ गई बात कि कैसे ये जो है 6 और 7 से अलग है रिवीजन ऑफ रेंट। वहां वार्षिक दर से किराया बढ़ रहा था तो बढ़ना ही है। यहाँ पर किराया कब बढ़ रहा है? जब मकान मालिक परिसर को किराए पर दिए जाने के बाद किराएदार की सहमति से उस परिसर में किसी तरीके का कोई सुधार करवा रहे हैं, कुछ वृद्धि, कुछ और कुछ एडिशनल बनवा रहे हैं, कोई सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, या फिर कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन उसमें करवा रहे हैं, तो वहां पर मकान मालिक जो है, भूस्वामी जो है, वो किराया बढ़ा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अगला ये जो बढ़ा हुआ किराया है ये कब से लागू होगा, कब से पे करना पड़ेगा किराएदार को? तो यहीं पे 22 डी का सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है? इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 मंथ आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। ये कब से दिया जाएगा? कि जब आपका जो इम्प्रूवमेंट का या एडिशन का जो काम कंप्लीट हो जाएगा, उस काम को कंप्लीट होने के 1 महीने के बाद से ये देय होगा। तुरंत नहीं होगा, जैसे ही इम्प्रूवमेंट का वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके 1 महीने बाद से ये दिया जाना तय हो दिया जाएगा। ठीक है ना, तुरंत नहीं दिया जाएगा। जैसे काम खत्म हो गया उसके 1 माह बाद से ये संदेह किया जाना होगा। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं इसके सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 कहता है इसका कि यदि मान लीजिए, अब 1 में तो हम क्या पढ़कर आए कि परिसर में या उसकी परिसर की जो निवास सुविधाएं है उनमें कोई बढ़ोतरी की गई तो किराया बढ़ाया जाएगा।
लेकिन कई बार ये भी होता है कि आपकी जो निवासी सुविधाएं हैं उनमें कुछ कमी कर ली जाए, परिसर की जो सुविधाएं थी उनमें कोई कमी कर दी जाए, तब क्या होगा? तो अगर मान लीजिए भूस्वामी ने उस परिसर की जो सुविधाएं है, आवास सुविधाएं जो है, उसमें क्या कर दिया, कोई कमी कर दी, कोई कटौती कर दी, या किसी प्रकार का ह्रास हो गया उसका, तो क्या किया जाएगा? हाउसिंग सर्विसेज है ना, हाउसिंग सर्विसेज ऑफ प्रीमाइसेस में, तो वहां पर जो है किराएदार दावा कर सकेगा किस चीज का? भूस्वामी से किस चीज का दावा कर सकेगा? कि भैया अब मेरा रेंट आप क्या करो, कम कर दो, है ना, अब मेरा रेंट जो है आप कम कर दो। भाई जब आपने सुविधाएं बढ़ाई थी तो आपने किराया बढ़ाया, लेकिन अब जब आपने सुविधाएं घटा दी तो किराया भी तो घटाओ, यही कह रहा है ना, यही कह रहा है किराएदार सबसेक्शन 2 में। यहाँ तक समझ में आई बात? अब देखिए, अब अगली जिम्मेदारी किसकी? लैंडलॉर्ड की है कि भाई उसने क्या किया था, उसने जो हाउसिंग सर्विसेज थी उनमें कमी करी थी, ह्रास हो गया था उनका, तो क्या करेगा? अब रिस्टोर द प्रीमाइसेस और रिडक्शन इन रेंट, यानी कि अब देखिए लैंडलॉर्ड के पास में 2 ऑप्शन है, क्या कि अब वो इसने टेनेंट ने तो क्या कह दिया कि आपने जो है सुख सुविधाओं में कमी कर दी, भाई तो मेरा किराया भी कम करिए, ठीक है ना। अब देखिए तब क्या होगा, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, या तो वापस दोबारा से उन सुख सुविधाओं को उसी तरह से दोबारा रिस्टोर कर देगा, दोबारा उसी अवस्था में ले आएगा जैसे कि वो पहले थी, ठीक है ना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगा, जैसी वो पहली स्थिति में थी उनको वापस वैसे ले आएगा। या फिर भूस्वामी क्या कर सकता है बेटे, वो कर सकता है रिडक्शन इन रेंट या फिर वो उस किराए में कमी करेगा। 2 ऑप्शन हो जाएंगे लैंडलॉर्ड के पास में कि या तो वो सुख सुविधाओं को पुनः वैसा ही कर दे जैसा कि वो पहले थी, या फिर वो किराए में कमी कर दे। आ गया समझ में? ये कहता है हमें थर्ड सबसेक्शन। देन 4th सबसेक्शन हमें कहता है, अब मान लीजिए इनमें से किसी बात को लेकर किराएदार और भूस्वामी के समक्ष क्या अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है दोनों के बीच में, तो वो दोनों कहाँ जाएंगे भाई? वो दोनों जाएंगे रेंट अथॉरिटी के समक्ष, क्या लगाएंगे? अर्जी दायर करेंगे, पिटीशन दायर करेंगे। अब रेंट अथॉरिटी क्या कराएगा? दोनों के बीच में सेटलमेंट्स करवाएगा। देखिए सबसे पहली जो प्रायोरिटी होगी रेंट अथॉरिटी की वो क्या होगी कि वो जो दोनों पार्टीज है उनके बीच में वो सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेंगे, समझौता करवाने की कोशिश करेगा। अगर समझौता नहीं होता है तो वो उन दोनों ही पार्टीज को सुनवाई का अवसर देने के बाद और जो भी उसके अभिलेख पर जो भी साक्ष्य है, जो भी सारी बात सुनने के बाद में वो जो है वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सके, ठीक है। या तो सेटलमेंट हो सकेगा, सेटलमेंट नहीं होता है तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा दोनों पार्टीज को सुनने के बाद में और अभिलेख पे जो भी साक्ष्य रखे गए हैं उनको देखने के बाद में। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से 22D ने हमें बताया कि किन कुछ कंडीशंस में रिविजन ऑफ रेंट किया जा सकता है, कब रेंट को बढ़ाया जाएगा, कब रेंट को कम किया जा सकता है, ठीक है ना। लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है कम करने के लिए, ये भी हमने देखा कि वो या तो प्रीमाइसेस को वापस उसी स्थिति में ला दे या फिर वो किराए को कम कर दे अगर वो सुविधाओं को कम करता है तो, ठीक है। या फिर वो पिटीशन दे, दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज होगा तो पिटीशन कहाँ लगनी है? रेंट अथॉरिटी के सामने लगनी है। फिर रेंट अथॉरिटी क्या करेगी? दोनों के बीच में समझौता करवाएगी या फिर वो ऑर्डर पास करेगी। अब देखिए इम्प्रूवमेंट के अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें कि मैम इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, सुविधाएं कैसे एडिशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल मकान मालिक ने मान लीजिए केबल की सुविधा अवेलेबल करवा दी किराएदार को, तो क्या करा उसने? उसकी सुविधाओं में क्या करा? हाउसिंग सर्विसेज में बढ़ोतरी कर दी, इंटरनेट की सर्विसेज वो अपनी तरफ से दे रहा है, ठीक है, टेलीफोन की सर्विसेज वो अपनी तरफ से दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एडिशन हो गया। तो उसका बिल भी तो वो ले सकता है ना भाई किराएदार से। अब मान लीजिए जिस समय मिस्टर ए मकान में रहने गए थे उस समय तो केबल सर्विसेज चालू थी, वो राजी हो गए, ठीक है, अच्छे से टीवी वगैरह चला के देखते, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा भी देते, ठीक है। कुछ महीनों के बाद में मकान मालिक ने उनको उनकी जो केबल सुविधाएं थी वो बंद करवा दी। तो अब क्या बोलेगी मिस्टर ए? क्या बोलेंगे अपने लैंडलॉर्ड से कि भाई मेरा जो किराया है वो आप कम करिए या फिर दोबारा केबल सर्विसेज लेकर आइए, है ना। अब वो किराया कम नहीं करते हैं तो अब लैंडलॉर्ड के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो दोबारा से केबल सर्विसेज गोइंग ऑन करवाएंगे, वापस वो सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएगा मिस्टर ए को, और अगर नहीं करवाते हैं तो वो क्या करेंगे? रेंट को रिडक्ट करेंगे, किराए में कमी करेंगे। सिंपल सी बात समझ में आ गई? तो बस यही बात हमारे यहाँ पर ये कहता है।
नहीं होता तो अब बात अगली किस पे आ जाती है, फिर भी दोनों में झगड़ा होता है, सहमति नहीं होती, तो पिटीशन लगाएंगे कहाँ पर पार्टीज, रेंट अथॉरिटी के सामने, और रेंट अथॉरिटी सेटलमेंट करवाएगी। और अगर फर्स्टली तो सेटलमेंट करवाएगी, सेटलमेंट नहीं होता है तो सबको, उन दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद वो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट सेक्शन 22E। अब देखो सेक्शन 22A एक्चुअल में 22D को ही आगे बढ़ा रहा है। 22D के संबंध में अगर जो भी पिटीशन रेंट अथॉरिटी के समक्ष जाती है, मैंने लिखा है ना पिटीशन अंडर सेक्शन 22D, कोई भी पिटीशन जो सेक्शन 22D की है वो अगर रेंट अथॉरिटी के समक्ष जाती है तो रेंट अथॉरिटी क्या करेगा, उस पिटीशन में देखेगा और उस जो भी किराया है, जो भी रेंट है, जो रिवाइज्ड रेंट है, ये कहो यहाँ पर रेंट नहीं होनी, जो रिवाइज्ड रेंट है या जो अदर चार्जेस है उनको फिक्स करेगा, उनको नियत करेगा, और साथ में वो तारीख भी नियत करेगा कि इनका संदेह कब से किया जाना है, इनका भुगतान कब से किया जाना है। दोबारा देखेंगे क्या क्या कहता है 22E हमें। 22E हमें कहता है कि इस 22D में जो भी पिटीशन कहाँ जा रही है, रेंट अथॉरिटी के सामने। अब रेंट अथॉरिटी की क्या ड्यूटी बन जाती है, रेंट अथॉरिटी जो है वो क्या करेगा, जो पिटीशन आ रही है उसके पास 22D में, उसके तहत उस किराए तो भाई क्या करेगा, दोनों पार्टी को सुनेगा, जो भी ऑर्डर उसको देना है देगा। इसके बाद में वो क्या करेगा, रिवीजन ऑफ रेंट कर, कितना किराया पुनरीक्षित है उसको देखेगा, उसको फिक्स करेगा कि भाई इतना किराया है और अदर चार्जेस इतने हैं। इनको फिक्सेशन करने के साथ साथ वो तारीख भी डिसाइड करेगी रेंट अथॉरिटी कि किस तारीख से किराएदार इनका भुगतान करेगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो यहाँ पर साहब हमारा रिवाइज रेंट और अदर चार्जेस फिक्स हो गए, और क्या हो गया, हमारी डेट भी फिक्स हो गई। ठीक है, किसने करी, रेंट अथॉरिटी ने करी। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22F। सेक्शन 22F कंसर्न्स अबाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रतिभूति निक्षेप। जनरली जैसा व्यवहार में होता ही है ना कि किराए के लिए हम रहने गए तो हमें क्या करना पड़ता है, एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है, 1 महीने का किराया हम एडवांस में देते हैं। ठीक है ना। इस संशोधन अधिनियम जो 2017 आया, इससे पहले राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कहीं पर भी एडवांस किराए के संबंध में कोई भी प्रोविजन नहीं था। ठीक है, इस अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद में यहाँ पर इस चैप्टर 5B में ये आपका किया गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट यानी कि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में। ठीक है, एडवांस किराया। अब यहाँ पर देखिए ये जो सेक्शन 22F है, ये कुछ पॉइंट्स आपको कहता है कि फर्स्टली जैसे ये कहता है कि जब भी कोई किराएदार, भाई कोई अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट हो रखा है तो उसकी बात अलग है, अगर दोनों के बीच में कोई विपरीत करार है तो ठीक है, उसकी मानो। लेकिन उसकी एब्सेंस में क्या होगा कि किराएदार जो है वो अपने भूस्वामी को 1 माह के किराए के बराबर राशि जो है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाएगा। करवा दी साहब। अब वो राशि कहाँ है, भूस्वामी के पास है। अब मान लीजिए कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया है, उस अवधि खत्म हो गई, किराएदार जा रहा है, खा लेकर के चला गया। अब वो राशि जो है किराएदार को वापस लौटाई जाएगी। कौन लौटाएगा, भूस्वामी लौटाएगा, क्योंकि उसके पास ही तो है। तो वहां पर भूस्वामी जो है उसकी जो भी देयताएं बनती है, मतलब जो भी वो उसकी जितनी भी लायबिलिटीज बनती है किराएदार की, उनको काटने के बाद में जो राशि बचती है वो राशि वो किराएदार को भुगतान कर देगा, परिसर को खाली करने के 1 महीने के भीतर। कहने का मतलब ये है कि किराएदार जब रहने आ रहा था तो वो तो एडवांस में 1 महीने का किराया सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लैंडलॉर्ड को जमा करवा रहा था, लेकिन तुरंत ही दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है आपको, जब वो जाएगा उसके 1 महीने के भीतर देना होगा। मतलब भूस्वामी के लिए डेट थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है ना। तो यहाँ पर भूस्वामी को ये कहा गया है कि भैया आप जैसे ही आपका किराएदार खाली करके जाए, उसकी जितनी भी लायबिलिटीज है, जितना पेमेंट उसका बचता है, आप उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट में से काटिए, उस अमाउंट में से काटिए, और काटने के बाद जो राशि बचती है वो आप किराएदार को 1 महीने के भीतर दे सकते हैं। क्लियर। अब इसका थर्ड सब सेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर मान लीजिए इस सिक्योरिटी अमाउंट में से जो राशि है वो लैंडलॉर्ड किराएदार को पे नहीं करता, तो किराएदार के पास क्या ऑप्शन है, किराएदार कहाँ जाएगा, किराएदार जाएगा रेंट अथॉरिटी के सामने, और वहां पर वो एप्लीकेशन लगा सकता है, आवेदन कर सकता है कि भैया आप जो है रेंट अथॉरिटी को कहेगा कि आप लैंडलॉर्ड को कहिए कि वो मुझे मेरा सिक्योरिटी अमाउंट वापस दे। क्लियर हो गई बात। तो ये था आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। नेक्स्ट बात आती है सेक्शन 22G के बारे में, जो बात करता है डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट टू द रेंट अथॉरिटी। किसको डिपॉजिट करवाना है रेंट को, रेंट अथॉरिटी को।
इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में किराया प्राधिकरण को जमा करवाना, रेंट अथॉरिटी को जमा करवाना। कैसी परिस्थितियां हो सकती हैं? तो पहली परिस्थिति तो उसमें है सेक्शन 5 जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। सेक्शन 5 के तहत जो हमने पढ़ा था ना, किराए का भुगतान किए जाने के संबंध में, तो जहां पर किराएदार किराए का भुगतान करना चाहता है, लेकिन जो सेक्शन 5 में निर्धारित जो किराया है उसके आधार पर जो किराएदार किराए का भुगतान करना चाहता है, लेकिन लैंडलॉर्ड जो है वो रेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऐसी परिस्थिति में किराएदार क्या करेगा? सेक्शन 5 में क्या है ना कि वो चुकाएगा, लैंडलॉर्ड को चुकाएगा, या जो भी उसकी तरफ से जो लेने वाला व्यक्ति है, जो भी उसकी तरफ से प्राधिकृत व्यक्ति है उसको देगा। वो भुगतान करने जा रहा है, भुगतान के संबंध में पढ़ा था हमने सेक्शन 5 में, ठीक है ना। तो वहां पर जैसे ही वो क्या कर रहा है, किराएदार किराया भुगतान करने जा रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड उस किराए को स्वीकार ही नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा? रेंट अथॉरिटी के पास उसको जमा करवा सकता है, क्योंकि देखिए बाद में फिर वो किराया मांग ले तो वो बहुत सारा हो जाएगा एक साथ, और एक साथ दिया नहीं जा सकता ना, तो टुकड़ों में दिया जाना चीज ज्यादा आसान होती है। दूसरी, या फिर कोई कल को कोई डिस्प्यूट हो जाए, कह दे कि मुझे किराया नहीं दे रहा, ठीक है, या फिर कंडीशन ये हो सकती है रिफ्यूज टू गिव अ रिसीप्ट, मकान मालिक मना कर दे, किराया तो ले ले लेकिन वो रसीद देने से मना कर दे कि ठीक है मैं किराया ले लूंगा लेकिन तुमको रसीद नहीं दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी रसीद लेनी जरूरी है, सेक्शन 5 में हमने ये भी पढ़ा था कि रिसिप्ट लेनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अगर वो रिसिप्ट नहीं दे रहा है तो भी किराएदार क्या करेगा? किराया कहाँ जमा कराएगा? रेंट अथॉरिटी को जमा कराएगा। नेक्स्ट, बोनाफाइड डाउट, कोई सद्भावी कोई संदेह हो, जैसे किसके संबंध में? उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में जिसको किराया जमा करवाने जा रहा है किराएदार। भाई किराएदार जो है जिस व्यक्ति को किराया देने जा रहा है, चाहे वो भूस्वामी या फिर भूस्वामी की तरफ से कोई भी अधिकृत जो व्यक्ति है उसको, लेकिन किराएदार को ये शक होता है कि नहीं ये व्यक्ति सही नहीं है, भाई मैं इसको किराया दूं, ये अधिकृत नहीं है, कहीं पर भी उसको उसके अधिकारों के संबंध में कोई शक हो रहा है, बोनाफाइड डाउट हो रहा है, तो वहां पर भी वो किराया कहाँ जमा करा सकता है? रेंट अथॉरिटी के सामने। तो ये कुछ कंडीशंस थी जब किराया किराएदार द्वारा रेंट अथॉरिटी को जमा करवाया जाएगा, और रेंट अथॉरिटी जो है वो उसको व्यक्तिगत खाते के रूप में उसके पास जमा करेगी, और जो भी सारा मामला है, जो मैटर है, रेंट अथॉरिटी द्वारा उसका अनुसंधान किया जाएगा, पक्षकारों को सुना जाएगा, उसके बाद ऑर्डर दिया जाएगा, और वो जो किराया उसके पास जमा है वो भूस्वामी को या जो भी अधिकृत व्यक्ति है, जो डिसीजन में जो होता है, जो भी अधिकृत व्यक्ति है उसको रेंट अथॉरिटी उसको किराए को दे देगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 5B पढ़ा, जो इन कुछ स्पेशल कंडीशंस के बारे में हमें बता रहा था कि कब रिवीजन ऑफ रेंट किन परिस्थितियों में किया जाएगा, विशेष परिस्थितियां जो हमने पढ़ी, इम्प्रूवमेंट कर ले या फिर वो सुविधा को कम कर ले, डिडक्ट कर ले। फिर हमने बात करी रेंट अथॉरिटी रेंट को रिवाइज रेंट को फिक्स करेगी और डेट को भी फिक्स करेगी कि वो कब से दिया जाना है। प्रतिभूति निक्षेप को जमा कराने के संबंध में हमने बात करी। फिर हमने बात करी डिपोजिटिंग ऑफ रेंट टू द रेंट ट्रिब्यूनल की किन विशेष परिस्थितियों में, सॉरी रेंट ट्रिब्यूनल नहीं, रेंट अथॉरिटी की किन विशेष परिस्थितियों में रेंट अथॉरिटी को आप किराए को डिपोजिट करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत, अगले क्लास में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।